किताब स्टोरीज। संयम का महत्व। बहुत पहले की बात है। एक जैतीपुर नाम का एक बेहद खूबसूरत सा राज्य था। उस राज्य के एक तरफ पहाड़ थी जहाँ से एक नदी निकलती थी और वो राज्य के बीचों बीच होती हुई जाती थी और इसी कारण जैतीपुर बहुत ही समृद्ध और सुंदर राज्य था। वहाँ का राजा मोहन बहुत ही न्यायप्रिय, दयावान और बहादुर था। मोहन की प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं महाराजा को देखने महल जा रहा हूँ। वो सुबह सुबह जनता के सामने आते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। आप लोग राजा को इतना पसंद क्यों करते हैं? ऐसा क्या किया है उन्होंने और आशीर्वाद क्यों लेना है? वो कोई भगवान थोड़ी हैं। अरे ऐसा नहीं बोलते मेरे बच्चे, गलत बात है। तू छोटा है ना, इसीलिए तुझे नहीं पता कि महाराज ने इस राज्य के लिए क्या क्या किया है। अब जहाँ हम लोग पहाड़ियों की तरफ पानी भरने जाते हैं ना, वो जगह हमारे महाराज के पिताजी के समय पड़ोसी राज्य के पास थी। एक लंबे समय तक उस पर कब्जा रहा, पर जब हमारे महाराज सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने युद्ध किया और अपनी जमीन वापस ली। क्या सच में? हाँ, और क्या। और ये तो मैंने तुझे एक बात बताई है, ऐसे ना जाने उन्होंने कितने महान काम किए हैं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे मालूम नहीं था। कोई बात नहीं, और वैसे भी तुझे कैसे मालूम होगा? तू तो बच्चा है और हमारे महाराज बूढ़े हो चले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपके होते हुए इस राज्य में अन्याय हो ही नहीं सकता। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सभा खत्म हुई और दरबारी चले गए। तब राजा ने अपने सलाहकार रणदीप को अपने पास बुलाया और कहा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं अपने कक्ष में जा रहा हूँ। तुम वैद्य को बुला लाओ और सीधे मेरे कक्ष में ही आना। ठीक है महाराज, मैं वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। ये बोलकर रणदीप जाने लगता है, पर तभी राजा मोहन उठकर चलता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है। महाराज, क्या हो गया आपको? महाराज को क्या हुआ है वैद्य जी? महाराज को कोई गंभीर बीमारी नहीं है, पर अब इनकी उम्र हो गई है। इन्हें राजगाद छोड़कर अब आराम करना चाहिए। इस उम्र में ज्यादा मेहनत और काम सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम तो कुछ भी बोलते हो वैद्य, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस चक्कर आ गया था जरा। नहीं महाराज, वैद्य जी सही कह रहे हैं। आपने बहुत काम कर लिया, अब आप आराम करिए। तो मेरी जगह कौन लेगा? मेरा वो नालायक बेटा? ऐसा मत कहिए महाराज। राजकुमार वीर धीरे धीरे सब सीख जाएंगे और फिर आप तो हैं ना उनको सिखाने के लिए। आप राजकुमार को सिंहासन पर बैठा दीजिए और उनको एक सक्षम राजा बनने में मदद करिए। रणदीप ठीक कह रहे हैं। मैं भी आपका वैद्य होने के नाते आपको यही सलाह दूंगा कि आप अब आराम करिए। इस राज्य पर आपकी छत्र छाया बनी रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो ऐसा ही कर लेते हैं। अगले दिन राजा राजकुमार को अपने पास बुलाता है और उसे पूरी बात बताता है। ठीक है पिताजी, आप कहते हैं तो मैं राजा बनने को तैयार हूँ। पर बेटा, इस प्रजा को अपने बच्चे जैसा समझना, उनके साथ प्यार और इज्जत से पेश आना, न्याय करना और सबसे अहम बात, संयम। अरे पिताजी, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। मैंने आपको राज करते देखा है, मैं आपके जैसा ही राजा बनूंगा। राजा को राजकुमार वीर का रवैया अच्छा नहीं लगता, पर वो कुछ बोल नहीं पाता और फिर कुछ ही दिनों में राजकुमार वीर का राज्याभिषेक हो जाता है और वो राजा बन जाता है। ना जाने राजकुमार वीर कैसा शासन करेंगे। राजकुमार वीर नहीं, महाराज वीर कहो। लो देखो, बोलने में ही कितना अजीब लग रहा है। अब जो भी है यही है, अजीब लगे या सही, बस भगवान से प्रार्थना करो कि ये भी महाराज मोहन की तरह न्यायप्रिय और दयावान हो। हाँ यार। कुछ दिन तक सब सही चलता है, पर फिर अचानक एक दिन राजा मोहन की मृत्यु हो जाती है। पूरा राज्य शोक में डूब जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि सबको पता था कि आज से जैतीपुर राज्य के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। महाराज, आपके पिता चले गए हैं, अब आपको गंभीर होना पड़ेगा राज्य के लिए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कोई मस्करा हूँ क्या? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था?
अभी तक महाराज का हाथ आपके सर पे था, पर अब आप अकेले हैं, इसीलिए मैंने ये बात बस चिंता के तौर पर कही थी, आपका अपमान करने के लिए नहीं। हाँ हाँ, ठीक है, अब जाओ यहाँ से। राजा मोहन के मरने के अगले ही दिन उनका पड़ोसी राज्य जैतीपुर पर हमला कर देता है। वीर को राजा बने हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। उसे युद्ध और युद्ध से संबंधित किसी भी चीज का अनुभव नहीं था। इस आक्रमण के दौरान वो किसी भी प्रकार की कोई रणनीति नहीं बना पाता, जिसके चलते उनका पड़ोसी राज्य उनकी कुछ जमीन को हथिया लेता है। 20 साल पहले जिस जमीन को राजा मोहन ने इतनी मुश्किल से हमारे पड़ोसी राज्य के चंगुल से छुड़ाया था, उनके मरने के अगले दिन ही वो हमारे हाथ से चली गई। ये हमारी एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है। यह नाकामयाबी हमारी नहीं, हमारे राजा की है। क्या कहा? राजा मोहन की तरह अगर आपने अच्छी रणनीति बनाकर रखी होती और सही समय पर सैनिकों को आदेश दिया होता तो ऐसा नहीं होता। कल मेरे पिता की मौत हुई है, आप लोग मेरी मानसिक स्थिति नहीं समझ सकते, मैं किस हाल से गुजर रहा हूँ, और ऐसे में आज हमारे राज्य पर हमला हो गया तो बताओ मैं कैसे रणनीति बनाता और क्या करता। आप लोगों ने मेरी दशा समझे बिना मुझ पर इल्जाम लगा दिया। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। किसी पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं हो जाएगा, हमें ये सब छोड़कर ये सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। सब लोग राजा वीर से नाराज थे, पर सलाहकार रणदीप की बात सुनकर वो लोग शांत हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारा राजा अब सुधर जाएगा और अपनी जमीन वापस लेगा, पर अपनी जमीन वापस लेना तो दूर की बात है, वो अपनी और जमीन गवाता चला जाता है और हाथ पर हाथ धरी बैठा रहता है। मुझे लगता ही था कि ये राजा हमारे राज्य के लिए बहुत बुरा साबित होने वाला है। सही कहा, ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। देखा, मैंने कहा था ना, ये राजा के दरबारी भी वही बात कर रहे हैं। हमारा राज्य इस राजा के शासन में पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ये राजा केवल नाम का वीर है, वीरता इसमें 1% भी नहीं है। ऐसा है, तब तो फिर अब हमें भी अपना नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। समय गुजरता है। जैतीपुर की अच्छी खासी जमीन पर दूसरे राजाओं का कब्जा होता चला जाता है। तब एक दिन सलाहकार रणदीप वीर के पास जाता है और कहता है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अगर आप बुरा न मानो तो एक बात कह सकता हूँ। हाँ कहो रणदीप। हमारा राज्य बर्बादी के हाशिए पर खड़ा है। आपके पिता ने इस राज्य को अपने खून पसीने से सींचा था, तो अगर आप अपने पिता की विरासत का जरा भी सम्मान करते हैं तो मेरी आपसे विनती है कि उठिए और अपने राज्य के लिए कुछ करिए, वरना आपकी जनता विद्रोह करेगी। मैंने खुद अपने कानों से लोगों को कहते सुना है कि ये राजा नाम का वीर है, वीरता इसमें 1% भी नहीं है। वीर को यह सब सुनकर जोश आ जाता है और वो जंग के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसे इन सारी चीजों का कोई अनुभव नहीं होता है, इसीलिए वह कोई भी रणनीति बनाए बिना ही रणभूमि में उतर जाता है। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? आप राजा हैं, आपको किसी सैनिक पर हमला नहीं करना चाहिए। उनसे लड़ने के लिए हमारे सैनिक हैं, आज आपकी जान जा सकती थी। अरे पर वो मुझे सामने खड़ा दिख गया तो मैंने उस पर हमला कर दिया, इसमें क्या गलती है? वीर की बेवकूफी की वजह से वो लोग वो युद्ध हार जाते हैं। उसके बाद भी वो कई युद्ध लड़ता है, पर अपने सलाहकार की बात को पूरी तरह न सुनने के कारण वो हर बार हार का सामना करता है। उसमें जरा भी संयम नहीं था। वो ना किसी की बात ढंग से सुनता था और ना ही युद्ध भूमि में संयम से काम लेता था। रणदीप, मैंने तुम्हारी बात मानकर युद्ध करना शुरू करा, पर अब भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे शांति चाहिए। चलिए हम लोग वापस महल चलते हैं। रास्ते में एक साधु महाराज की कुटिया पड़ेगी, आप उनसे बात कर लीजिएगा। उनसे बात करके आपके मन को शांति मिलेगी। ठीक है? वो लोग महल की तरफ चल देते हैं। रास्ते में जब साधु की कुटिया पड़ती है तो वीर साधु के पास जाता है और उनसे कहता है, साधु महाराज, मैं परेशान हो गया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर कुछ भी सही नहीं हो रहा। शांत हो जाओ बच्चा। मैं अब सिर्फ तब शांत हो पाऊंगा जब अपने राज्य को वापस वहां पर लाकर खड़ा कर सकूंगा जहां मेरे पिताजी इसको छोड़ कर गए थे। मेरी मदद करिए, हो सके तो मुझे किसी ऐसे हथियार के बारे में बताइए जिससे मैं सारे युद्ध जीत सकूं।
संसार में एक ऐसा हथियार है जिससे मनुष्य किसी भी युद्ध को जीत सकता है। वो सबसे ताकतवर है। तुम उसे हासिल कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास एक उसी चीज की कमी है और वो। ठीक है, मैं उस हथियार को हासिल करूंगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे पर वीर साधु की पूरी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब वो अपनी पूरी सेना से कहता है कि पता लगाओ इस पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है और उसे हासिल करके लाओ। उसके सैनिक वह हथियार ढूंढने में लग जाते हैं। पता चलता है कि एक विदेशी राजा के पास एक ऐसी तलवार है जो इतनी धारदार है कि हर चीज को मक्खन की तरह काट देती है और उसकी लंबाई भी घटाई बढ़ाई जा सकती है। मैं खुद जाऊंगा और उस तलवार को खरीद कर लाऊंगा, चाहे उसकी कुछ भी कीमत हो। अब मैं अपने राज्य की जमीन वापस लेकर ही रहूंगा। मैं भी आपके साथ चलता हूँ महाराज। अब राजा वीर फिर से युद्ध करता है और इस बार इस तलवार का प्रयोग करता है, लेकिन फिर भी हार जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उन साधु के पास वापस जाता है। साधु उस समय साधना में लीन होते हैं, तो वीर बात करने की कोशिश करता है, पर साधु उससे इशारे से प्रतीक्षा करने को कहते हैं। कुछ वक्त में साधु की साधना खत्म होती है। तब तक वीर का गुस्सा भी शांत हो जाता है। अब बताओ, आपने दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार प्रयोग करने को कहा था। मैंने वो भी करके देख लिया, पर मैं फिर भी हार गया। आखिर क्यों? तुमने क्या प्रयोग किया? वीर उस तलवार के बारे में उन्हें बताता है, जिसे सुनकर साधु महाराज हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम मेरी आधी बात सुनकर ही चले गए थे। मैं जिस तलवार की बात कर रहा था वो संयम है, जो तुम्हारे पास नहीं। संयम से पूरा संसार जीता जा सकता है। मैं पहले ही बार में तुम्हारे माथे की रेखाएं देखकर समझ गया था कि तुम हर युद्ध इसीलिए हारते हो क्योंकि तुमने अपने पिता की बात नहीं सुनी थी, ना अपने सलाहकार की सुनी थी और ना ही मेरी सुनोगे। युद्ध में तुमने मस्तिष्क नहीं, आवेग का प्रयोग किया है और आवेग में सही निर्णय नहीं होते। ये सुनकर राजा वीर साधु के चरणों में गिर जाता है और रोने लगता है। हे भगवान, मैं मेरी प्रजा का पापी हूँ। मेरी वजह से सारी बर्बादी हुई है। रोने से कुछ नहीं होता। उठो और अपने अंदर संयम पैदा करो। हर स्थिति को परखना सीखो, लोगों की बात सुनना और समझाना सीखो। जीत तुम्हारी होगी। राजा मोहन की सफलता का यही राज था। शायद उसने तुम्हें कभी बताया भी होगा। मेरे अंदर उनकी बात सुनने का संयम ही नहीं था, इसीलिए तो आज इस हाल में हूँ। आज से सब ठीक होगा। आज मैं तुम्हारे में एक परिवर्तन देख पा रहा हूँ। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वीर उस दिन के बाद से संयम का महत्व समझता है और अपने निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के जीवन में उसका पूरा प्रयोग करता है। वो अब एक अच्छी रणनीति के साथ युद्ध भूमि में उतरता है और अपने शत्रुओं को धूल चटाता है। अब वो धीरे धीरे अपनी जमीन वापस लेता चला जाता है। आज मैं आप में आपके पिता की छवि देख पा रहा हूँ। मुझे गर्व हो रहा है कि मैं आपका सलाहकार हूँ। ये तो मेरा भाग्य है कि आप मेरे सलाहकार हैं। आपने मेरे पिता का भी साथ दिया और अब मेरा भी दे रहे हैं। ये राज्य आपका ऋणी रहेगा। आपने संयम रखा, इसीलिए आज मैं यहाँ तक हूँ, वरना बाकियों की तरह आप भी मुझे छोड़कर चले जाते तो मेरा और इस राज्य का क्या होता। अब जैतीपुर की प्रजा वीर को दिल से अपना राजा मानने लगती है। उन्हें खुशी थी कि मोहन के बाद उन्हें वीर जैसा राजा मिला है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संयम से आप मुश्किल से मुश्किल काम को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।